धन्यवाद अध्यक्षा जी। आपने अजय दत्त जी, जब आप हो गया। राजेश गुप्ता जी चर्चा शुरू करें। धन्यवाद, आपने मुझे दिल्ली के बजट पे बोलने का मौका दिया। अध्यक्षा जी, आपने जो बजट जो माननीय मंत्री आतिश जी ने पेश किया और जिसकी रूपरेखा माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने रखी, उसकी जो केंद्र बिंदु थी वो राम राज्य थी। हम लोग अक्सर इस बात को बात करते हैं कि ये राम राज्य क्या है, बड़े आराम से बोल देते हैं राम राज्य, और आजकल तो जहां आप जाएंगे आप इसी बात को सुनेंगे, राम राज्य राम राज्य। अगर आप इसे पढ़ेंगी तो जो वाल्मीकि जी ने रामायण में लिखा है, भगवान वाल्मीकि जिन्होंने इतना सुंदर काव्य का रचना करा, उन्होंने इसमें 6 विशेषताएं बताई। इस काल में सभी सुखी हैं, सभी कर्तव्य परायण हैं, सभी दीर्घायु हैं, सभी में दाम्पत्य प्रेम है, प्रकृति उदार है और सभी में नैतिक उत्कर्ष देखा जा सकता है। जब तुलसीदास जी ने उसको अवध भाषा में लिखा तो उसमें लिखा कि शील, सौंदर्य और शक्ति से संपन्न राम तुलसी के आराध्य है और मर्यादा पुरुषोत्तम है। एक आदर्श शासन व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, दार्शनिक, साहित्यिक हर परिस्थिति अपने आदर्श रूप में। जब हम इस बजट को देखते हैं और इससे कंपेयर करते हैं, इसकी तुलना करते हैं कि जो ये चीज़ें भगवान राम के बारे में भगवान वाल्मीकि जी ने लिखी या तुलसीदास जी ने जिसका वर्णन एक सरल भाषा में करा, क्या दिल्ली का बजट उन कसौटियों पे खरा उतरता है? क्योंकि हमने तो से कहा कि राम राज्य का बजट है। मैं आपके सामने जब ये ऐसा हम सोचते हैं तो हम कैसे पता कर सकते हैं? हम लोग तो विधायक हैं, शायद हमारे पास में कुछ ऐसी सुविधाएं हैं कि हम ये नहीं समझ पाते कि आम आदमी का भी एक बजट होता है। जिस तरीके से सरकार एक बजट बनाती है उसी तरीके से आम आदमी का भी बजट होता है। वो बजट हम लोगों के लिए शायद फिर भी आसान हो और अधिकारियों के लिए तो शायद बहुत ही आसान है, क्योंकि जिनके पास में टीए भी है, डीए भी है, मैनेज करने के लिए पीए भी है, और कोई अगर उसमें भी दिक्कत आ जाए तो बहुत सारे सीए भी हैं, तो वो इस बात को नहीं समझ सकते कि बजट होता क्या है। उनके लिए करोड़ों की बातें करना बजट है, लेकिन एक आम आदमी के लिए जिंदगी को बचाना, अपनी मर्यादा, अपनी इज्जत, अपने सम्मान को बचा के रखना, वो बजट है। मैं आपके सामने ये कुछ बिल लाया हूं और मैं इसलिए लाया कि मैं जानना चाहता था कि बजट दरअसल एक गरीब आदमी के लिए किस तरीके से है। तो जिस दिन वो बजट आया मैंने कुछ लोगों से बात करी, गरीब आदमी से, क्योंकि वो बहुत देख रहे होते हैं, देखते सब है बजट को। अमीर देखता है कि मुझे क्या फायदा मिलेगा, मिडिल क्लास भी देखता है, लेकिन गरीब आदमी के लिए जैसे मैंने कहा कि जिंदगी को बचाने का, उसकी जिंदगी फंस सकती है। जरा सी देर में सरकार की कोई ऐसी नीति आ सकती है कि वो बर्बाद हो सकता है उससे। आप होम लोन पे बढ़ा दीजिए जो केंद्र सरकार के हाथ में है, ये कार लोन पे बढ़ा दीजिए, वो परेशान हो जाता है। तो दिल्ली के बजट के बारे में जब बात करी तो मैंने सबसे पहले किससे बात करता, तो मैंने अपने ड्राइवर से पूछा। मैंने पूछा कि भाई ये बजट तुम्हारे लिए कैसा है? तो वो तो बड़ा नाच रहा था, बहुत खुश हो रहा था। मैंने कहा भाई तुम्हें इससे क्या फायदा हुआ, कैसे कैसे तुम इसे मुझे बता सकते हो अपनी आम भाषा में। ये बाद में हम किताबें उठा के करोड़ों की बातें होंगी, अखबार में भी वही छपेगा, इतने 1000 करोड़, इतने 100 करोड़, लेकिन एक आम आदमी को इसमें क्या फायदा हुआ? तो उसने मुझे कहा जी मेरा जो बिजली का बिल है ये मैं आपके सामने सदन पे रखना चाहता हूं। ये 6 महीनों का बिल है। इस 6 महीने से मेरे ड्राइवर का कोई बिल नहीं आया, लगातार जीरो आ रहा है। ये आखिरी बिल भी जीरो है। लगातार सब्सिडी सरकार की दिख रही है -751, -900, -1042, -839, -723, -1011, 101 माइनस। मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया में कोई ऐसी सरकार होगी जहां पर किसी के बिजली का बिल जीरो में आए ना आए। यही बहुत बड़ी बात है। ये जीरो इसलिए है कि सरकार ने उस बिल को भरा। बिल तो आ रहा था लेकिन सरकार ने उस बिल को भरा।
उसका पानी का बिल 0 आ रहा है, वो भी 0 है। उसके आगे जो उसकी धर्मपत्नी है वो बवाना जाती है आजादपुर से, कैलाश जी आजादपुर से बवाना जाती है, 40 रुपए बस के लगते हैं, 4 दिन की छुट्टी है, 30 दिन में 26 दिन की कैलकुलेशन करी जाए, 1000 रुपए के करीब हो गए। वो 1000 रुपए उसके फ्री हो गए, वो 1000 रुपए हमने बचा दिए सरकार से। उसके बाद में अगर भगवान न करे घर में कोई बीमार हो जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर 2000 रुपए लगते हैं, सरकारी के अंदर वो फ्री था लेकिन उसमें धक्के थे, उसमें परेशानियां थी, दवाइयां बाहर के लिख देते थे, टेस्ट बाहर के लिखते थे। मैं एक ऑन एन एवरेज पकड़ लेता हूं तो 1000 रुपए तो लग ही जाते थे, इससे कम नहीं होगा। अगर वो किसी क्वैक पे जाएगा, किसी नीम हकीम पे भी जाएगा तो उसके इतने पैसे लग जाने थे, क्योंकि वो टेस्ट या दवाई बाहर के लिखते थे, वो भी उसके बच गए। मैं 1000 रुपए उसको मान लेता हूं, उससे कम तो होंगे नहीं। हमने वाईफाई भी लगाए थे, आपको याद होगा, 500 रुपए वो उससे बचा लेता था। इसके साथ में कैमरे लगा दिए, जिसकी इसमें कोई व्यवस्था की हम बात कर नहीं रहे, क्योंकि क्या बचा कि गरीब आदमी अपनी सुरक्षा क्या करता। बच्चे उसके सरकारी में पढ़ते हैं, शायद वो पहले भी सरकारी में पढ़ते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो उस वक्त प्राइवेट में पढ़ा लेता, वो नहीं पढ़ा पाता। एक बच्चे का खर्चा तकरीबन 4,500 रुपए मिनिमम फीस का है, इसके अलावा जो खर्चे हैं वो अलग है, उसके अलावा वो खर्चे कुछ अलग है। तो आप इन सब चीजों को जब जोड़ेंगे, जोड़ते जाइए तो 1200 रुपए, 1200 मैंने बिजली के जोड़े, 600 रुपए पानी के, 500 रुपए वाईफाई के, 1000 रुपए बस के। जब आप इन्हें जोड़े चले जाएंगे तब आपको महसूस होगा कि उसकी तनख्वाह मैंने बढ़ाई या नहीं बढ़ाई, लेकिन उसकी तनख्वाह के अंदर जो खर्चा था उसमें कितना बैलेंस कर दिया इस बजट ने। और उसकी धर्मपत्नी ने मुझे एक बात कही जिसकी मुझे सबसे ज्यादा खुशी है। मुझे लगता है इस सदन को, खास करके हमारी जो महिला साथी है, उनको सबसे ज्यादा खुशी होनी चाहिए इस बात की कि उसके 2 लड़के हैं, और उसकी पत्नी ने मुझे कहा कि भैया मुझे पहली बार अफसोस हो रहा है कि मेरी लड़की क्यों नहीं है, क्योंकि 1000 रुपए सरकार दे रही है। कि अगर लड़की होती और जब 18 साल की होगी तो 1000 रुपए, देखिए गरीब आदमी के लिए 1000 रुपए बहुत है, बहुत बड़ा एक अमाउंट है 1000 रुपए। अगर किसी के 2 बच्चियां होती है, साथ में बीवी है, तो 3000 रुपए हो गए। एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम सरकार उनके लिए खड़ा करके दे रही है। और यही तो सरकार है। सरकार होती किस लिए है? इसलिए होती है जो आदमी वोट डालने जाता है इस उम्मीद के साथ में जाता है कि यार मेरा कुछ भला हो जाएगा, मुझे कुछ फायदा हो जाए, मेरी जिंदगी कुछ आसान हो जाए। और जैसे मैंने कहा कि जिनके पास टीए, डीए, पीए और सीए हैं, वो इन चीज़ों को नहीं समझते, क्योंकि जूता कहाँ काट रहा है ये उसी को पता लगता है। दिलीप भाई के लिए कि जूता कहाँ काट रहा है तभी पता लगता है जो जूते को पहनता है। जिसको पता ही नहीं है उसे क्या पता। ये जो सारी चीजें आपके सामने रखी गई, 76,000 करोड़ के बजट में हम बहुत कुछ और भी कर सकते थे। अफसोस इस बात का है कि केंद्र सरकार हमको जो 2003 से 325 करोड़ पे अटक के खड़ी थी, उसके आगे देती नहीं थी। अगर वो हमारा शेयर दें, जो शेयर बनता है वो 7200 करोड़ होता है, 7200 करोड़ रुपए होता है, जो वो नहीं दे रहे। और पिछले साल तो वो भी नहीं दिया। अगर ये आते तो कुछ और हम वेलफेयर की स्कीम्स चलाते, कुछ और फायदे की जनता को फायदे देते, वो हमको वो दे नहीं रही है। लेकिन सबके बावजूद जिस तरीके से इस राम राज्य की परिकल्पना के अंदर हमने इस बजट को पेश करा है, जहाँ पे सब लोग खुश रहें, सब लोग हंसे। कैसे आदमी खुश होगा जिसके घर में पैसा नहीं होगा, जिसका बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, जिसके घर में कोई बीमार है उसका इलाज नहीं हो पाए, तो वो कैसे? उस पर लिखा था दाम्पत्य जीवन अच्छा रहे, कैसे रहेगा? मियाँ बीवी रोज झगड़े करेंगे, पैसे नहीं होंगे तो वो कहेगी मेरे बच्चों के लिए दूध लेके आओ, उस पर पैसे ही नहीं है, बेचारा कहाँ से लेके आएगा? तो जितनी परिकल्पना, ये 6 विशेषताएं थी राम राज्य में, सभी अपने धर्म का पालन कर सकें। अरे कैसे करेगा? अरे कहीं जाएगा, आएगा, कहीं पूजा पाठ करेगा। अब अरविंद केजरीवाल जी ने उसके लिए भी फ्री, आपने देखा, ट्रेन चलाई कि जाके आप अपने धर्म का भी पालन कर सकें। तो राम राज्य की जो कसौटियां थी, जिसको हमने देखा, हमने पढ़ा, हमने समझा, और मुझे लगता है कि उसको चरितार्थ अगर किसी ने करा तो अरविंद केजरीवाल जी ने करा। उसी तरीके से बजट को उसके अंदर लेके आए। और आज जो आप देख रहे हैं, जो मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि जो सबसे गरीब आदमी है वो चीज़ से जो सबसे ज़्यादा खुश हो रहा है वो हो रहा है। मैं अपनी बात को यहाँ कह के खत्म करना चाहूँगा कि राम राज्य के अंदर दैविक और भौतिकता किसी को नहीं व्यापते, सभी आपस में प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई मर्यादा में तत्पर रह के अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री, दिल्ली सरकार के सारे विधायक अपनी इस मर्यादा को समझते हैं, अपने कर्म को, धर्म को समझते हैं, इसलिए रोज यहाँ पर आकर अपने सवाल लगाते हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को सामने रखते हैं। मैं चाहूँगा
और आपसे प्रार्थना करूंगा कि हमारे अधिकारी भी इस कर्म और धर्म को समझें कि उनका क्या है, विपक्ष भी अपने काम को करे और सभी खुश होके इस दिल्ली को, इस देश को वहाँ ले जाए जहाँ की कल्पना विश्व गुरु की हम करते हैं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र कुमार जी।